सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर, आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई सेट, साथ में कुछ अरिथमेटिक के सवाल। और अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, मुझे पता है वो बहुत हिम्मत करके आए हैं, क्योंकि मेंस के पढ़ने की हिम्मत सभी बच्चों में नहीं होती है। बहुत बच्चे कोशिश ज़रूर करते हैं बट ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते। इवन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका प्री अच्छा हो चुका होता है, स्टिल वो मेंस के लिए एफर्ट नहीं कर पाते। आपने बहुत हिम्मत की है और उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी की बहुत बहुत तारीफ। अभी सबसे पहले आप बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और तैयारी कैसी चल रही है? फेस्टिव का माहौल है, आसपास बहुत चकाचौंध है, आसपास बहुत ज़्यादा आपको माहौल, बहुत ज़्यादा रौनक दिखाई दे रही होगी। बट उसी रौनक के बीच में काफ़ी बच्चे खुश तो बहुत हैं, बट अंदर थोड़ी सी एक कमी, थोड़ी सी एक खामी महसूस हो रही है, एक कमी महसूस हो रही है, और वो कमी है नौकरी की। और क्योंकि इन दिनों फिर से वही सब होने लगेगा, फिर से वो परिवार मिलेंगे, फिर से दोस्त मिलेंगे, फिर से दोस्त यार मिलेंगे, सब अपनी नौकरी की बात करेंगे, सब अपने बच्चों की नौकरी की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ये फील कर पाएंगे खुद को अकेला, खुद को आइसोलेटेड, और खुद को कहीं ना कहीं से ऐसा फील होगा कि यार मुझे नौकरी मिल जाती अभी तक तो मैं कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इनसे मिल पाता। कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आज नहीं तो अगली दिवाली तक सही हम मिलेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे। और नौकरी इस दिवाली हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, अगली दिवाली, अगली छठ पूजा जरूर होगी नौकरी हमारे हाथ में, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े होंगे अपने आप को एक बैंकर की जगह पे बिठा के, एक बैंकर बन के। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ बता दीजिए कैसे हैं आप सभी, एक्साइटेड हैं कि नहीं है आज के सेशन के लिए? अच्छा, मेंस के सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, या बंद कर दें? बच्चे तो कुछ खासा ऐसा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं, मजा नहीं आ रहा क्या? बताओ बताओ बताओ। चलो कोई बात नहीं मुझे पता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, और जो नालायक हैं उनको मैं कहूंगा पढ़ लो, मेंस के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, सेशन को लाइक करेंगे सारे बच्चे एक साथ, और आप शेयर कर दो, आपका कोई ग्रुप या चैनल है जहां पे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ। और इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता हो वो टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च कर सकता है @studyfied PDF, इस चैनल का नाम, और उसके बाद @studyfied PDF। ठीक है, ये आप सर्च कर सकते हो @studyfied PDF, इससे आपको मिल जाएगा। कहीं स्पेस मत देना, आज की क्लास की पीडीएफ मैं आपको वहां पे दूंगा। अभी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पहले मैं देख लेता हूं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है ना? बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा है, बढ़िया वाला। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, एक पार्ट है। इसके साथ ही क्वेश्चन में ना आपको दो ग्राफ्स भी दिए गए हैं। ठीक है, ये दो ग्राफ्स भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, ग्राफ के अंदर आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, उसी से हम अंदाजा लगाएंगे और फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यहां पे उसने बोला है अमाउंट रिसीव्ड इन रुपीज 17,400, 15,800, और इसी के साथ ही 840 आए, 19,500, 13,000 और 16,500। ये अमाउंट रिसीव्ड के लिए बोला गया कि भाई इतना इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। और यहां बोला गया है कुछ ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 10% है, 11% है, 30% है, 20% है और 15% है। और साथ ही टाइम इन ईयर्स दिया गया है 2 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल और 2.5 साल। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा आप सभी के सामने है। इस ग्राफ को मैं कैसे मर्जी बना सकता था। अभी बच्चे क्या होता है, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं स्कैटर DI को देख के, XY एक्सिस वाली जो DI होती है उसको देख के परेशान हो जाते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसे परेशान होने से कैसे चलेगा? मान लो इसी को मैं स्कैटर DI पे दिखा देता, इसी सेम चीज को मैं स्कैटर DI पे भी दिखा सकता था। मैं नीचे यहां दिखा देता भाई 5%, 10%, 15%। तो डेटा का सिर्फ इंटरप्रिटेशन है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। 20%, 25%, 30% यहां दिखा देता, और इधर मैं नंबर ऑफ ईयर्स दिखा देता, 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर,
3 ईयर, 3.5 ईयर, ऐसा कर देता स्कैटर में मैं। और उसके साथ ही मान लो मुझे 2 साल और 10% दिखाना है, तो 2 साल और 10% यहां पे एक स्टार मार्क कर देता, ठीक है। और मुझे ऐसे 11% और 4 साल दिखाना है, तो यहां मान लो 4 साल है, तो 4 साल और 11% के ऊपर मैं यहां स्टार मार्क कर देता, तो ये स्कैटर बन जाता। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे मर्जी की जा सकती है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, उसको ज्यादा लोड मत लो, ठीक है। ज्यादा लोड मत लो। मैं देख रहा हूं बच्चे ना इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन की लेके ज्यादा परेशान है, कुछ भी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत हल्की होती है। कहोगे तो एक बार बैठ के मैं मेजर मेजर जो 4-5 है सारी समझा दूंगा कि कैसी कैसी आती हैं, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, और सबसे पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि क्योंकि 2 पेजेस पे डेटा है ना, तो ये सारा डेटा नोट डाउन कर लो, मैं चाहूंगा आपसे, ताकि हम टोटली इस पेज पे रहें, पिछले पेज पे रहें, फिर उसके बाद इस पेज पे रहेंगे हम पूरा का पूरा। फिर मैं चाह रहा हूं कि आप पहले ना डेटा इसको नोट डाउन कर लो। PQRST के लिए रेट, टाइम और अमाउंट रिसीव्ड नोट डाउन कर लो। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं आ रहा, लिखा हुआ तो क्लियर दिख रहा है ना बच्चे, मुझे तो दिख रहा है मेरे फोन में। फौजी फिटनेस गैरेज, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप अपने जान को दांव पे लगा के हम सबकी सरहद पे रक्षा करने के लिए खड़े हो, सैल्यूट है आपको। नोट डाउन कर लिया, जो कर ले वो डन लिख दे भाई, इतनी देर नहीं लगानी, जो कर ले वो डन लिख दे। नोटेड है, चलो बहुत बढ़िया। ये अब उस डेटा के साथ इस डेटा को लिंक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। टाइम मैं नहीं देता, जगह ही नहीं है टाइम देने की, है जगह मैं दे देता हूं उनको। टाइम दिया आपको, ये यहां टाइमर चल रहा है छोटा सा, ठीक है। आपका समय शुरू हो चुका है, आपको दूंगा मैं इसके लिए 2 मिनट, लगा दो दिमाग, लगा दो पूरा दिमाग लगा दो, फुल स्क्रीन करके देखना, मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा।
कोमल कह रही है थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम करूंगा भी तो फिर कहाँ जाएगा, कुछ डेटा दिखेगा कुछ डेटा नहीं दिखेगा। फुल स्क्रीन पे ही है, आप भी फुल स्क्रीन कर लो। बच्चे एक्सक्यूजेस नहीं देने, क्वेश्चन सॉल्व करना है। दिया थोड़ा सा टाइम और दिया, जल्दी करो जल्दी करो। टाइम इज अप, टाइम इज अप। चलो भाई, बहुत 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 बढ़िया, आपने कोशिश की। अब मैं बताऊंगा और आप सुनेंगे, और पूरा का पूरा डीआई इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। पूरी की पूरी डीआई को पूरे इंटरेस्ट के साथ देखें। शुरू करते हैं। चलिए एक बार सारे बच्चे एक साथ मुझे बता दो, किसी ने किया कुछ हद तक, थोड़ा बहुत ही सही, कुछ तो किया ही होगा। नहीं किया कोई बात नहीं। चलो थोड़ा मैं डार्क कलर ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फोकस बने। ठीक है, डार्क कलर कर देता हूं मैं, तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है उस पर लिखा हुआ। और पूरा टाइम मैं चाहूंगा आप मुझे दो, इसमें फोकस के साथ सुनो। मैं टाइम अच्छे से लगा के आपको समझाऊंगा इसके अंदर। ठीक है ठीक है, सबसे पहले इधर आते हैं। आपने अगर उसको ढंग से रीड किया डेटा को, तो उसने क्लियरली एक बात बोली, मैं एक बार बता भी देता हूं आपको क्या क्या बातें बोली हैं उसने बोली है कि 5 अलग अलग लोग हैं। ठीक है, 5 अलग अलग लोग हैं जो अपना पैसा अलग अलग स्कीम्स में डालते हैं अलग अलग टाइम के लिए। सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, और यहां पे सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र है। किसका जिक्र है? सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र है। ठीक है, अब जो नाम है जिन्होंने पैसा डाला है उनके नाम है PQRST। क्या नाम है, क्या नाम है बच्चे? PQRST उनके नाम है। और उन्होंने जो पैसा डाला है उसको स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t से डिनोट किया गया है। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, इफ PQRST एंटर इनटू एनी बिजनेस, अगर PQRST किसी बिजनेस में एंटर करते हैं तो उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो उनकी रिस्पेक्टिव सम होंगे, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे जो उन्होंने इस सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, जो इन स्कीम्स में डाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, उसके बाद कहता है लाइन ग्राफ आपको रेट और टाइम दे रहा है। ये लाइन ग्राफ जैसा कि आप जानते हो रेट और टाइम दे रहा है आपको। उसके बाद उसका कहना है लाइन ग्राफ आपको रेट टाइम दे रहा है, और बार ग्राफ आपको अमाउंट रिसीव्ड बता रहा है। जब उसने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा डाला उन्होंने, तो उन्होंने जो अमाउंट रिसीव किया उसकी वैल्यू वो आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये वैल्यू क्या है? अमाउंट रिसीव्ड की वैल्यू है। बहुत सही। उसके बाद आगे मूव करते हुए आगे बिजनेस का जिक्र शुरू हो गया कि ऐसे कैसे बिजनेसेस किए हैं। तो पहले हम यहां तक का कारोबार खत्म करेंगे। पहले स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि बहुत आराम से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। पहले केस में अगर परसेंट p की बात करें तो 10% के हिसाब से 2 साल, 10% के हिसाब से 2 साल। क्या लिखा हुआ है? एक साल में अगर 10% इंटरेस्ट आता है तो 2 साल में कितना आ जाएगा? 20% इंटरेस्ट आ जाएगा, 20% इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर 20% इंटरेस्ट आया, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। तो हम कह सकते हैं कि अगर 5 रुपए उसने इन्वेस्ट किए होंगे तो 5 का 1/5 यानी कि 1 का इंटरेस्ट आ जाएगा, और 6 अमाउंट मिल जाएगा उसको। ठीक है, 6 अमाउंट मिल जाएगा। पर यहां पे अगर आप क्लियर भाषा में देख पाए, क्लियर लफ्जों में देख पाए, तो उसने लिखा 17,400 रुपए, 17,400 रुपीज उसको अमाउंट मिला है। तो 17,400 रुपए का अमाउंट मिला है। तो 6 से काटोगे आप इसको, तो 6 का 2 गुना 12, 6 का 9 गुना 54, 2900 रुपए आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। और 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 2900 रुपए, यानी कि ये कितनी आ जाएगी? 145 और 2 शून्य, 14,500 रुपए स्मॉल p की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं स्मॉल p की वैल्यू क्या आई है? 14,500 रुपए।
क्लियर है मेरी बात बच्चे? बताओ बताओ, क्लियर है? अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। इधर ध्यान रखो सारे के सारे बच्चे, ये नहीं देखना कितने बच्चे देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे, मेंस में वैसे ही कम बच्चे आते हैं, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अगली बात, 11% के हिसाब से 4 सालों के लिए, 11% के हिसाब से 4 सालों की बात हो रही है, ठीक है। तो भैया 11% एक साल में इंटरेस्ट आता है, 4 सालों में कितना आ जाएगा? 44%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 44/100 यानी कि 11/25। या फिर आप ऐसे देख लो कि ये 4% का 11 गुना है, 4% मतलब 1/25, उसका 11 गुना मतलब 11/25 का इंटरेस्ट आएगा। किसका इंटरेस्ट आएगा? 11/25 का। मतलब 25 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 25 पे 11 का इंटरेस्ट आएगा, 36 उसका अमाउंट बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ गई, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो अमाउंट है यहाँ पे 15,840, 15,840 का अमाउंट है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे, 36 से कटेगा, ये 36 का 4 बार कटेगा 144, फिर 144, फिर 4 बार कटेगा 440 आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 440 यानी कि 11,000 आ जाएगी बच्चे। 25 को 440 से गुना करते समय ना 25 को 100/4 इमेजिन कर लिया करो, ठीक है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 11,000। बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है, एकदम स्मूथ है। हटा दूं फिर मैं ये? हटा देते हैं, चलो अगला। उसके बाद अगला देखोगे 30% के हिसाब से 1 सालों में 30% इंटरेस्ट आएगा। 30% इंटरेस्ट आएगा मतलब 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 का इंटरेस्ट आएगा। मतलब 10 अगर तुम निवेश करोगे तो 10 पे 3 का इंटरेस्ट 13 बन जाएगा अमाउंट। पर यहां तो अमाउंट 19,500 बन रहा है, तो 13 यूनिट की वैल्यू आ रही है 19,500। बहुत आराम से बता रहा हूं मैं, फोकस के साथ सुनिएगा। 13 का 1 गुना, 13 का 5 गुना, 1500 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 1500 यानी कि 15,000 आ जाएगी, 15,000। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 15,000। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अगर आप अगले पे मूव करते हो, आगे आपको दिया गया है 20% के हिसाब से 1.5 सालों तक कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल सेम रहता है, 20 × 1.5 होता है 30%। तो अगेन 30% इंटरेस्ट आ जाएगा। 30% इंटरेस्ट मतलब अगेन 3/10 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मतलब 10 रुपए बन जाएंगे, 3 का इंटरेस्ट लेके 13 रुपए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13,000 आ रही है वैल्यू। तो 13 यूनिट्स की वैल्यू अगर 13,000 है तो ऑटोमेटिकली 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। तो PQRS 10,000, बहुत सही। अब लास्ट में आ गए हम टी पे, बस टी पे आ गए। टी में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 15 गुना 2.5, ये कितना होता है? 30 + 7.5 मतलब 37.5 आएगा। 15 को 2.5 से गुना करोगे ना तो 37.5 आएगा। 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है, 3/8 होता है। मतलब 8 का अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर 3 का इंटरेस्ट आ जाएगा, 11 में अमाउंट मिलेगा तुम्हें, 11 अमाउंट मिलेगा। बट यहाँ पे अमाउंट कितना मिल रहा है? 16,500। तो यहाँ पे काटोगे तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 11 का 15 गुना होता है 165, 1500 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 1500 यानी कि 12,000 आ जाएगी वैल्यू। सही है, बढ़िया। 15 8 120, 12,000 आ गई वैल्यू। तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 12,000। तो क्या सभी बच्चों को ये पांचों वैल्यूज क्लियर हैं? एक बार बता दो, जो बड़े आराम से स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t की आ चुकी है, बड़े आराम से क्लियर है सबको? बता दो। चल इसको हटा दें अब, तामझाम को, इस तामझाम को हटा दें। बढ़िया। अब एक चीज का ध्यान रखना, उसने एक बात बोली कि अगर ये लोग किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ये लोग किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो बिजनेस के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी वो इनकी प्राइमरी कैपिटल मानी जाएगी, जो इनका प्राइमरी प्रिंसिपल हो, ये जो प्राइमरी प्रिंसिपल लिखा है ना तुमने, यही इनकी बिजनेस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे केस दिया गया आपको इन्वेस्टमेंट का, किसके साथ केस दिया गया? यहां से यू के साथ। PQRST तो हो गया था, अब ये यू के साथ यहां पे व्यापार शुरू कर रहे हैं। देखो यू ने व्यापार किया किसके साथ? पी के साथ। तो किन दो लोगों की बात हो रही है? यू और पी की। सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, सुनना, यू और पी की बात हो रही है, ठीक है। यू एंड पी, फोकस पूरा। यू ने बिजनेस किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी वाई थी, ठीक है। 10 महीनों के बाद पी ने 500 रुपए विड्रॉ किए और यू ने 72% ऑफ द मनी, यू विड्रॉ 72% ऑफ द मनी विड्रॉन बाय पी। जो पी ने विड्रॉ किया ना, पी ने 500 रुपए विड्रॉ किया ना, तो 500 का 72% कितना होता है?
₹360, तो ₹360 विड्रॉ किया यहाँ पे यू ने, तो ये बात उसने बोली है। ठीक है, पी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 14,500। ठीक है, और यू की इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसने कितनी बोली है? वाई, ये उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर एंट्री मेथड लगाऊं तो और जल्दी हो जाएगा, बट काफी बच्चों को एंट्री मेथड यहां पे आता नहीं है, तो एक बार नॉर्मल मेथड ही लगाते हैं कि 10-10 महीनों तक इनकी इन्वेस्टमेंट यही चली, 10-10 महीनों तक यही इन्वेस्टमेंट चली। उसके बाद पी ने विड्रॉ किया यहां पे 500 रुपए, पी ने विड्रॉ किए 500 रुपए, तो इसके 14,000 रुपए रह गए, और इसने 500 का 36%, 500 का 72%, 360 विड्रॉ किए, तो इसके y माइनस 360 रह गए। ठीक है, ये पैसा बटा कितने समय बाद है? ये पैसा बटा है 1 साल बाद, 1 साल बाद पैसा बटा है, तो 10 महीने हो चुके हैं, 2-2 महीने बाकी पड़े हैं, तो ये ऐसा चलेगा। ठीक है, ये ऐसा चलेगा, तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट, इनकी प्रॉफिट की रेशियो यहां से आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। आप पूरा फोकस के साथ सुनो, देखो 10y प्लस 2y। ठीक है, कहने को तो 2 कॉमन निकाल के काट भी सकते हो आप, 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा यहां पे, तो 2 कॉमन निकाल के काट दिया आपने। अब बचा क्या? देखो ध्यान से, 5y प्लस y, 6y माइनस 360, 6y माइनस 360, और इधर क्या बचा? 14,500 का, देखो 14,000 का 5 गुना 70,000 हो गया, और 500 का 5 गुना 2500, तो ये 72,500 आ गई वैल्यू, और साथ में 14,000 और, तो इस साइड आ रही है वैल्यू कितनी? 86,500, 86,500। ये है इनकी प्रॉफिट की रेशियो। बड़े आराम से बता रहा हूं मैं, इसको करना चाहूं तो मैं बहुत तेजी से उड़ा सकता हूं, पर थोड़ा धीरे बता रहा हूं ताकि हर बच्चा समझ पाए। ठीक है, अब हुआ क्या है, किस हिसाब से प्रॉफिट मिला? कहते हैं कि अगर टोटल प्रॉफिट 60,850, ये 6,08,560 का हुआ ना, तो उसमें से 3,46,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला है पी को, 3,46,000, 65,13, 3,46,000 का प्रॉफिट मिला है इसको। ठीक है, इसका कोई मल्टीपल आ रहा है क्या? डायरेक्ट देखो जरा, 4 बार तो नहीं कट रहा, 4 बार तो नहीं कट रहा, कट रहा, 4 बार कट रहा है एग्जैक्टली। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू यहां पे 4 आ रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो भाई दूसरी वाली वैल्यू कितनी आ रही है, वो यहां पे सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कर दो, तो आपको मिल जाएगा 24y माइनस कितना हो जाएगा ये। चाहे आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर लो, देखो मैं बताता हूं, नॉर्मली वाला बताता हूं, रुको, नॉर्मली वाला बताता हूं, ध्यान से सुनना। 86,500 पी को मिला, टोटल कितना है उसके लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दोगे 6y, ये 360 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा? 86,140, 360 माइनस करते ही, और ये आ गया प्लस 6y, ऐसा आ जाएगा। इसकी फ्रैक्शन आपको दी हुई है यहां पे, इधर आपको बताया हुआ है उस हिसाब से कि भाई 3,46,000 बाय 6,08,560। ठीक है, ऐसा बताया हुआ। अब यहां देखो कैसे होगा, ये काट दिया तुमने 4 बार, ठीक है, 4 बार काट दिया, 4 से इसको भी काट दो, $1,52,140, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 86,140 और 1,52,140, तो 150 86 140 140 खत्म, 1,52,000 में से 86,000 घटाना है, 14,000 में जोड़ देंगे, तो ये विल गेट 6y की वैल्यू आ जाएगी 66,000 और y की वैल्यू आ जाएगी 11,000। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई है आपके पास 11,000, किसकी वैल्यू आ गई बच्चे? y की वैल्यू आ गई है 11,000, कि भाई इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी यू की वो 11,000 थी। अब इसको करना था ना एंट्री मेथड से, बड़ा जल्दी कर सकते थे। कैसे? हम लेते y वाली कैपिटल की एंट्री हुई है 12 महीनों के लिए, इस वाली कैपिटल की एंट्री हुई है 12 महीनों के लिए। अब जिनको क्रॉस वो आता है ना, मैं वो बता देता हूं एक बार, एंट्री मेथड जिन बच्चों को आता है ना वो भी बता देता हूं मैं आपको। इधर से y कैपिटल की एंट्री हुई है, इधर से 14,500 कैपिटल की एंट्री हुई है। ठीक है, ये 12 महीनों के लिए एंट्री हो गई,
ये भी 12 महीनों के लिए एंट्री हो गई। उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया 500 रुपए, इसने विड्रॉ कर लिया 360 रुपए, 10 महीनों बाद किए तो ये विड्रॉल होंगे 2-2 महीनों के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सीधा सा। ठीक है, अब वही सेम चीज आप कर सकते हो, 2 कॉमन निकाल के काट दो 2 कॉमन निकाल के काट सकते हो। 2 से बड़ा कुछ कट रहा है क्या? हाँ, कहने को तो आप 4 भी कॉमन निकाल के काट सकते हो, एक बार 2 ही काट दो, बस 2 काट दिया। सो here you will get 6y minus 360, देखो सीधा आ गया ये, और इधर से भी सीधा आ जाएगा 14,500 का, पहले डबल कर दो फिर 3 गुना कर देना, तो 29,000 का 3 गुना 87,000 माइनस 500 तो 86,500। देखो कितना जल्दी पहुंच गए हम यहाँ पे, इस स्टेप पे कितना जल्दी पहुंच गए, देखो बढ़िया। तो बस अब ये आपके सामने है और आपका आंसर तैयार है। ठीक है, उसके बाद बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना था। जो दूसरा तरीका बता रहा था ना मैं, उससे भी कर सकते थे आप इसको, कि भाई ये 3,46,000 है, ये 6,08,560 है, तो 6,08,560 में से ये घटा दो, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो उससे भी आप इक्वेट करके रेशियो निकाल सकते हो, वो भी बढ़िया था। ठीक है, तो इसको भी यहीं पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। वाई की वैल्यू किस किस को क्लियर हो गई एक बार बता दो। y की वैल्यू किस किस को क्लियर हो गई एक बार बता दो, एक साथ बता दो। बताते नहीं, सारे बच्चे नहीं बताते, फिर मजा नहीं आता। एक बार सारे बच्चे बता दो। कोई ऐसा बच्चा जिसने सेशन को लाइक ना किया हो वो लाइक कर दो। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो एक बार सारे बच्चे। चलो बढ़िया, तो ये हो गया सेटल y की वैल्यू। y की वैल्यू जो बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, मैं तो रिपीट भी कर दिया एंट्री मेथड के थ्रू। कैसी बातें कर रहे हो? इधर से y की एंट्री हुई है, इधर 14,500 की एंट्री हुई है, 12 महीनों के लिए इसकी, 12 महीनों के लिए इसकी। इसने 500 विड्रॉ कर लिया, इसने 500 का 72% यानी कि 360 विड्रॉ कर लिए। 10 महीनों बाद किए तो 2-2 महीनों के लिए इनकी एंट्री हुई है ये वाली। सॉल्व किया तो ये रेशियो आ गई। टोटल कितनी आई है वैल्यू, इनका सम कर दिया, ये डिनोमिनेटर में दे दिया आपने। पी को कितना मिलेगा ये आपने इधर दे दिया। रेशियो आपको ऑलरेडी दी हुई है, सॉल्व कर लिया। वाई की वैल्यू 11,000 आ गई। सिंपल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक पार्टनरशिप। तो यूपी से वाई पता लग गया कितना है, यूपी से वाई पता लग गया कितना है। ठीक है, सही है, सही है, सही है। अब आगे आ जाओ, यू वाला सेटल हो गया, प्रॉफिट वॉफिट बट गए हैं, प्रॉफिट वगैरह सब बट गए हैं, यहां तक खत्म। ऑल्सो वी एंटर्स इनटू अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जेड विद क्यू। तो अब V और Q की बात हो रही है, अब V और Q आएंगे इस खेल में, V और Q आएंगे इस खेल में। पर एक चीज ध्यान रखना, इसने Z के लिए एक वर्ड बोला है यहाँ पे लास्ट में कि Z इज इक्वल टू 15y प्लस 12 11। Y की वैल्यू कितनी थी? 11,000, तो 15 इंटू 11,000 बाय 11, सो यू विल गेट 15,000। तो Z की वैल्यू है 15,000, Z की वैल्यू है 15,000। तो देखो यार, यहां पे क्लियरली बोला जा रहा है कि V और Q की इन्वेस्टमेंट हुई है, सही है। और उसके बाद यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया से डेटा दिया हुआ है आपको, मजेदार वाला। देखो इसको देख के ना परेशान हो गए कई सारे बच्चे, खासकर इसको देख के कि सर क्या ही करेंगे। बच्चे Y की वैल्यू आने के बाद कुछ भी नहीं बचा हुआ इसके बाद। ठीक है, सो V एंटर्स इनटू एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ Z। V ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी Z की, Z मतलब 15,000, और Q तो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, Q यानी कि 11,000, वही उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत सही, बिल्कुल बढ़िया। सो ऐसा हुआ। आफ्टर 11y माइनस 992, ये कितना आएगा कोई बता सकता है क्या बिना पेन चलाए? y की वैल्यू है 11,000, 11,000 बटे 11, 1,000, 1,000 माइनस 992 मतलब 8 महीनों के बाद Q ने इन्वेस्ट किया, Q माइनस 10,000 मोर। ठीक है, तो कितने महीनों तक ये इन्वेस्टमेंट चलती रही? 8 महीनों तक, 8 महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। 8 महीनों के बाद Q ने कितना इन्वेस्ट किया? स्मॉल Q माइनस 10,000, स्मॉल Q माइनस 10,000 कितना आएगा? 11,000 माइनस 10,000 मतलब 1,000 और इन्वेस्ट किया, 1,000 और इन्वेस्ट किया। तो 11,000 में 1,000 और इन्वेस्ट कर देंगे तो 12,000 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, वाइल वी इन्वेस्ट S माइनस 8,000 मोर,
एस की वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 माइनस 8,000 यानी कि 2,000 मोर इन्वेस्ट किया, तो इसका 2,000 मोर इन्वेस्ट हो जाएगा तो 17,000 हो जाएगी वैल्यू। 8 महीने बाद भी इसने किया, सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। $8,000 more we invested, S minus 8 था। At the end of the year total profit of Q and V is 64,800। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑफ Q and V 64,800, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगी यहाँ पे, बट उसका करना क्या है ये तो बताओ। नाउ W enters in the business with initial investment of R and S for n month, after n months R joins W। अब पता है क्या, घूम फिर के मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है यहाँ पे। इसकी जो देखो यहाँ पे वैसे प्रॉफिट्स कुछ निकालने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखो सब डेटा तो निकला ही हुआ है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर सिर्फ यही है कि कल को क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि Q और V को कितना कितना प्रॉफिट मिला था, क्योंकि इस तरह कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। Z इन्वॉल्व था, Z डायरेक्टली निकल गया था, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करके छोड़ सकते हो कि भाई 1 साल बाद इन्होंने पैसा बांटा तो 8-8 महीने हो चुके थे, 4-4 महीने और बचे हुए हैं, तो रेशियो निकाल के छोड़ सकते हो आप। 4 कॉमन निकाल के काट दिया, 4 कॉमन निकाल के काट दिया, सो यू विल गेट 30,000 और 17,000, 47,000 आ गई वैल्यू। ये पूछ सकता है कि रेशियो क्या आएगी कल को, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे या कितना कितना प्रॉफिट मिला। 22,000 प्लस 12,000 34,000 आ जाएगी वैल्यू। तो ये रेशियो कितनी आ गई, रेशियो आ गई 47:34, 81। टोटल प्रॉफिट बटेगा 81 यूनिट, पर ये तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट बटा 64,800 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 800, 1 यूनिट की वैल्यू 800, 47 का 800 गुना कर दिया, 47 का 8 गुना 320 प्लस 56 यानी कि 320 प्लस 56 376, 37,600, और 34 का 800 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 240 प्लस 32 27,200। तो ये पूछ सकता है, जरूरत पड़ सकती है कि कोई पूछ दे कि V को कितना प्रॉफिट शेयर मिला था, Q को कितना प्रॉफिट शेयर मिला था, तो हमने निकाल के फारिग किया आ गया है। तो बताओ क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। ये नोट डाउन कर लेना भाई, V और Q का प्रॉफिट शेयर मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, जो डेटा निकलता जा रहा है मैं यहां पे शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं। $37,600 एंड 27,200। मजा आया, DI अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, दिमाग लग रहा है DI में कि नहीं लग रहा, बताओ। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हुए, W ने बिजनेस किया R के साथ, W और R, W एंड R। R की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15,000 है, ठीक है। और उसके बाद कहता है W एंटर्स इनटू अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ R प्लस S। R प्लस S मतलब 15 प्लस 10 यानी कि 25,000, ठीक है, ऐसा बोल रहा हूं। आफ्टर n मंथ्स R जॉइंस W, n मंथ्स के बाद R ने W को ज्वाइन किया, ठीक है। प्रॉफिट शेयर जो बटा, प्रॉफिट शेयर ऑफ R आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 21,000 है 7,000, ठीक है। तो 7,000 21,000 टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से R को 7,000 मिल रहा है, तो बाकी 14,000 मिलेगा W को, मतलब 2:1 की रेशियो आ जाएगी प्रॉफिट की। बच्चों सुनो, प्रॉफिट की रेशियो है 2:1 की, इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालना जरा, 5 से काटोगे 5:3 की, और टाइम की रेशियो निकाल लो 2/5 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 6:5 टाइम की रेशियो आ गई, ठीक है। 6:5 किसकी रेशियो आ गई, प्रॉफिट की रेशियो को इन्वेस्टमेंट की रेशियो से डिवाइड करोगे, टाइम की रेशियो आ जाएगी, ठीक है। अब ये पता है हमको कि W ने बिजनेस स्टार्ट किया था, R कुछ समय बाद आया था और साल तक बिजनेस चला है, तो W का टाइम तो पूरा का पूरा 12 महीने ही होगा। तो 6 यूनिट्स की वैल्यू 12 मंथ्स, 1 यूनिट की वैल्यू 2 महीने, 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 2 यानी कि 10 महीने हो गए। तो भाई इसमें जो ये पर्सन है अपने वाला R, इसकी इन्वेस्टमेंट चलेगी 10 महीनों के लिए। आफ्टर n मंथ्स R ने ज्वाइन किया था, 12 महीनों की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से R की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 महीनों के लिए चल रही है, तो वो कितने महीनों बाद आया, 12 - 10 2 महीनों बाद आया।
तो n की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है यहाँ पे, ठीक है, n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। बाकी सब खत्म है, क्वेश्चन कुछ है नहीं उसके बाद। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ये सारा डेटा इस्तेमाल करते हुए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, निकाल दिया था क्या, वैल्यू ऑफ y 11,000 आई थी, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ n 2 महीने आई थी। उसके बाद प्रॉफिट शेयर ऑफ q आउट ऑफ qv, देखो वो सब चीजें वही पूछ रहा जो मैंने लिख रखी हैं। q का कितना प्रॉफिट शेयर था qv वाले प्रॉफिट में, 27,200 एक जीरो कम ले ली थी क्या मैंने उस समय, $6,48,000 है तो 2,72,000, हाँ एक जीरो और लगेगी, ठीक है कोई नहीं, 2,72,000 हो गई वैल्यू। 10y प्लस 5,000n इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन, ठीक है भाई बढ़िया है। चलो ये कुछ भी नहीं है, ये कर लेना अपने आप, नॉर्मल परसेंटेज चेक करनी है। ये क्वेश्चन का आंसर बता दो बस इस डीआई में, बाकी सब डेटा में से ही हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, उसके लिए समय शुरू होता है अब। फिर हम आगे अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे, मजा आ गया डीआई के अंदर। बहुत बढ़िया। अब ये जो बच्चा पूछ रहा है ना एग्जाम में ये कितनी देर में होगी, उसका आंसर मैं करता हूं, एक बार पहले इधर देख लो। m और n की बात हो रही है, m ने कितना पैसा डाला है 2r और n ने डाला 2q, तो 2 से 2 तो कट गया, मतलब r और q की जो इन्वेस्टमेंट है ना, r और q की रेशियो होगी m और n की। r और q की कितनी है भाई, r और q 15,000 और 11,000, r और q 15,000 और 11,000, तो 15-11 आप डबल कर देते तो 30-22 आता, उसकी रेशियो भी 15-11 ही आती, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो है। टाइम की रेशियो क्या है बच्चों, टाइम की रेशियो देखोगे आप तो x मंथ्स एंड 2x मंथ्स, यानी कि 1:2 की रेशियो है टाइम की। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 15-22 की रेशियो आ गई प्रॉफिट की, ठीक है। तो 15 + 22 यानी कि 37 यूनिट की वैल्यू हो गई 7,400, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 200, एक यूनिट की वैल्यू 200, तो हमने शेयर किसका बताना है, m का, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू 15 × 200 यानी कि 3,000, तो m का शेयर जो आएगा 3,000 आएगा। तो कर भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने ये। चलो इसको छोड़ो, यहीं पे आते हैं आगे के सवालों पे। तो ये थी हमारी डीआई बच्चों, डीआई हमने निपटा दी बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छी क्वालिटी की डीआई थी, पर अभी हमारे पास टाइम पड़ा तो हम उस टाइम का पूरा प्रोडक्टिव यूसेज करेंगे। आप पूरा ध्यान मुझ पे रखो और सारी की सारी चीजें जो आज तक अभी सीखी हैं उस पर काम करो। अब सवाल आता है, देखो बच्चों क्या है, हम ना डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डीआई की प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, तो हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, इसलिए हम ये हाई लेवल डीआईज करते हैं। बट पेपर अटेम्प्ट करने का जो अप्रोच होता है वो टोटली अलग होता है। कितने बच्चे जानना चाहेंगे कि आईबीपीएस पीओ मेंस पेपर हो तो उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने बच्चे जानना चाहेंगे। नेक में पेन स्टार्ट हो गया एकदम से। चलो आप जल्दी बताओ कितने बच्चे जानना चाहेंगे। क्विक बताऊंगा फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे ही आपके सामने क्वांट का रीजन ओपन होता है, क्वांट का आपके पास सेक्शन ओपन होता है ना, सबसे पहला होता है टू वॉच या टू व्यू एवरी क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को, पूरे पेपर को स्किम कर दो, पूरे पेपर को देख लो कि क्या क्या आया हुआ है। मतलब तुम्हें एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक क्या आया हुआ है पेपर में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि वन लाइनर्स कहां पे हैं। वन लाइनर्स देखो आपके पीओ मेंस के पेपर में ना वैसे नहीं आएंगे सिंप्लीफिकेशन या नंबर सीरीज, वन लाइनर्स आएंगे आपके नंबर सीरीज के फॉर्मेट में, 2 पेयर 3 पेयर नंबर सीरीज के उस पे क्वेश्चन आ गए इसके ऊपर, या फिर आपके पास क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना दिया, उस पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे आ सकता है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस देखो, सिंगल आप देखो Q1 Q2 कितने हैं छोटे छोटे, डीएस कितनी है, डेटा सफिशिएंसी है कितनी छोटी छोटी, फिलिप्स कितने हैं छोटे छोटे, ठीक है। फिर आप देखो डीआईज कहां कहां पे हैं, डीआईज का लेवल क्या क्या है, आपको वो सारा फिगर आउट करना होता है फटाफट से पेपर देख के। अब उसके बाद पता है क्या करना होता है, उसके बाद आपने ये देखना है कि भाई ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं सारे के सारे, ये क्वेश्चन Q1 Q2 छोटा है, डीएस छोटा है, फिलिप्स छोटा है, ये दो डीआई भयंकर लेंदी है, भयंकर लेंदी डीआईज है, ठीक है। और ये डीआई थोड़ी डुएबल है, इजी लग रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है सारी मुश्किल आएंगी, इजी भी आएंगी, ठीक है। तो क्या अप्रोच बनता है कि हम पहले ना ये वाला पार्ट में से जो बढ़िया बढ़िया हमारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स में से आया हुआ है ना, पहले इसको खत्म कर लें, ठीक है। जो वन लाइनर्स आए हुए उसको निपटा लें, ये लेंदी वाली डीआई नहीं देखेंगे अभी हम, पहले इस डीआई को खत्म कर लें, फिर इन दोनों डीआईज में से जिस पे कॉन्फिडेंस आएगा उसको शुरू करें, ठीक है। शुरुआत में कभी भी लेंदी डीआईज उठाने की गलती मत करना, आपने नंबर निकालने हैं, ठीक है, आपने नंबर्स निकालने हैं। अब वो कैसे निकालने हैं वो आपको एग्जामिनेशन में बैठ के दिख जाएगा कि यार यहां से नंबर मुझे निकालने हैं। आप देखोगे बच्चों ने 10-10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए क्वांट में, उनका भी निकल गया। और कई बच्चे जिन्होंने गलत डीआई उठा ली और वो फंसे रह गए, मेजोरिटी टाइम कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, वहां भी वो फंस गए। तो सीक्वेंस होना चाहिए कि आप पहले जो सिंगल वन लाइनर्स हैं Q1 Q2, डेटा सफिशिएंसी, फिलिप्स, और जो आपके नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक की एक मिक्स मैच करके सवाल बनाए हुए हैं वो निपटा लूं। वो निपटाने के बाद फिर उसके बाद जब मेरे अच्छे खासे मेरे को हो जाएगी 10-11 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर डीआईज में शुरू करूं तो उसके बाद अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, फिर मुश्किल वाली डीआई भी आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। तो चलो कुछ और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा, वन लाइनर है, बहुत सुंदर सवाल है, टूट पड़ो टूट पड़ो फटाफट। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, बहुत सारे बच्चे अभी भटके हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यार सबसे पहली बात, आपको जो डेटा दिया हुआ है उसको पकड़ो, तोड़ो, खत्म करो पहले तो उसको। जैसे कि डेटा क्या दिया हुआ है आपको, वो बता रहा है रेशो, किसकी रेशो बता रहा है, साइड्स ऑफ बेडरूम, बेडरूम की जो साइड है वो है 4 यूनिट, ये है 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कहता है वॉशरूम की जो साइड है वो है 3 यूनिट, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद वो कहता है किचन की जो साइड है वो है 2 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद कहता है एक्स की जो वैल्यू है वो भी बता रहा है आपको कि एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है 4 यूनिट, एक्स की वैल्यू है 4 यूनिट। उसने मेंशन की, एक छोटी सी चीज मेंशन की, अगर आपने नोटिस की हो, कि शुरू में बोल दिया कि हैविंग बेडरूम एंड किचन स्क्वायर, ठीक है, बेडरूम और किचन उसमें स्क्वायर है, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, इसके चारों साइड्स 4-4 होंगी, ठीक है। इसमें चारों साइड जो होंगी वो 4-4 ही होंगी, ठीक है। एक बार मैं यहां कर देता हूं 4। उसके बाद अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, ये भी दिख रहा है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है एरिया ऑफ होल इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द एरिया ऑफ बेडरूम किचन एंड वॉशरूम, ठीक है। बेडरूम किचन एंड वॉशरूम का जो एरिया है, बेडरूम किचन वॉशरूम का जो एरिया है उसको एक तरफ रखना है, होल के एरिया को एक तरफ रखना है। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाली पूरी साइड कितनी होगी? अगर ये 4 है तो ये कितनी है, देखो 4 + 2, 4 + 2, देख रहे हो 4 + 2, ये 4 + 2 हो गई, ठीक है, बढ़िया। तो ये 4 + 2 ये 6 है,
पूरी की पूरी, तो ये पूरी की पूरी साइड जो है ये 10 है बच्चे, ठीक है, ये पूरी की पूरी साइड जो है 10 है। उसके बाद आपको ये पता लग गया, आपको ये 4 पता, ठीक है, और आपको ये नहीं बताया वॉशरूम, वॉशरूम क्या है, वॉशरूम के आपको डिजाइन नहीं बताया कि वो क्या है, उसको ऐसे ही रहने दो, 3 है। अब ये नहीं पता कि वो कितना होगा, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, ये 2 है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। अब क्या आप इसका टोटल एरिया निकाल सकते हो क्या? टोटल एरिया पहले मुझे बताओ, टोटल फ्लैट का एरिया निकल सकता है क्या? जल्दी से बताओ। टोटल फ्लैट का एरिया बताओ, बताओ जल्दी बताओ। बताओ कैसे निकालोगे फिर, जल्दी बताओ। द गेम इज दिस कि आपको पता है कि ये वैल्यू है 3, बट क्या ये 3 हो सकती है कभी? क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो ये वैल्यू जो होगी वो इसके पैरेलल आएगी, जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी, बेडरूम वाली बराबर है बिल्कुल। तो ये पक्का ये 3 नहीं है वैल्यू, ये तो 4 है मेरे भाई, ये 4 है, ये इसके बराबर ही होगी, और ये वैल्यू जो होगी ये होगी पक्का 3, क्योंकि उसने एक वॉशरूम की आपको साइड बता दी, दोनों साइड नहीं बताई। तो वॉशरूम 3x4 का है, ठीक है, बेडरूम 4x4 का है, और किचन 2x2 का है। तो अगर मैं पूरे के पूरा एरिया निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा? सुनना मेरी बात, ये पूरा का पूरा है 6 + 4 10, और ये पूरा का पूरा है 4 + 3 7, तो पूरा एरिया बनेगा 10 × 7, यानी कि 70 का पूरा एरिया बनेगा, जिसमें से बेडरूम कितना आएगा? बेडरूम आएगा 4 × 4 = 16, ये वॉशरूम कितना आएगा? 3 × 4 = 12, और किचन कितना आएगा? 2 × 2 = 4, ठीक है। तो मैंने इनको ऐड कर दिया तो 16 16 32 आ गई वैल्यू, ठीक है, ये 32 आ गई, और टोटल है 70। तो ये बेडरूम, वॉशरूम और किचन का 32 है, टोटल इतना है। तो होल का कितना आ जाएगा? होल का आ जाएगा, आप टोटल में से बेडरूम, वॉशरूम, किचन घटा दोगे तो बाकी तो होल है ना, इसके अंदर बाकी तो होल है, तो घटा दिया आपने, तो ये आ गया 38। तो हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? हमसे सवाल पूछा जा रहा है एरिया ऑफ होल इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ दिस, इससे कितना ज्यादा है, 32 से कितना ज्यादा है 38, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो 32 से 6 ज्यादा है ये, तो 6 32 का कितना परसेंटेज है? सो इट विल बी 3/16, यानी कि 18.75% है। ऑप्शन में बिल्कुल है, सी ऑप्शन इसका आंसर। जो एक बच्चा कह रहा है सर जो रेक्टेंगल दिख रहा था वो स्क्वायर है एंड वाइस वर्सा। अरे नहीं मेरे भाई, रुको मैं दोबारा बताता हूं, आप गलत समझ रहे हो इसको, ठीक है, आप गलत समझ रहे हो थोड़ा सा इसको, मैं इसको दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बिल्कुल फोकस के साथ। आपको वो क्या कहता है? आपको वो कहता है सबसे पहले कि आपका जो किचन है और बेडरूम है वो स्क्वायर है, ठीक है। बेडरूम की साइड है 4 यूनिट, ठीक है, तो बेडरूम की ये साइड भी 4 होगी, 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 ये मानते हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं किचन, किचन भी एक स्क्वायर है, किचन एक स्क्वायर है तो किचन की वैल्यू है ये 2, तो किचन की ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी, और ये साइड भी 2 होगी, मानते हो, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज तो मानते हो ना कि जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, मानते हो, बराबर है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये 4 होगी तो ये 4 है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये स्क्वायर नहीं है, अगर वॉशरूम का उसने मेंशन नहीं किया कि वॉशरूम स्क्वायर है, तो वॉशरूम स्क्वायर नहीं है तो वॉशरूम रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और वॉशरूम की लेंथ कितनी दी है उसने? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ये तो हो नहीं सकती, ये 4 है तो ये वाली 3 होगी, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो ये 4 4 3 हो गई वैल्यू, तो ये भी 3 होगी, ठीक है। उसके बाद सब डेटा निकल गया। अब एक बात बताओ, ये x की वैल्यू कितनी दी है इसने? x की वैल्यू 4 दी है, तो बच्चों 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2, तो ये पूरा हो गया कितना? 10, और ऊपर पूरा कितना हो गया? 4 + 3 यानी कि 7, ठीक है। तो पूरे के पूरे का एरिया
10 गुना 7, 10 गुना 7 70 आ जाएगा टोटल का एरिया। ठीक है, उसके बाद बेडरूम का एरिया कितना आएगा, 4 4 जा 16। वॉशरूम का एरिया कितना आएगा, 3 4 जा 12। किचन का एरिया कितना आएगा, 2 2 जा 4। बढ़िया जी बढ़िया। तो बेडरूम, वॉशरूम, किचन, बी डब्ल्यू एंड के, इनका कितनी आ जाएगी वैल्यू, सम कर दो 32। टोटल में से अगर मैं बी डब्ल्यू के ये तीनों हटा दूं तो बच क्या गया, होल। होल का कितना आ जाएगा, 70 माइनस 32 38। आपसे पूछ रहा है कि ये 38 जो है 32 से कितना परसेंट ज्यादा है। 38 32 से 6 ज्यादा है, और 6 32 का कितना परसेंटेज होता है ये आपने निकाल लेना। 2 से काटा 3 आई वैल्यू, 2 से काटा 16 आई वैल्यू। 1/16 होता है 6.25, तो उसका 3 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 18.75%। तो ऐसे सवाल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे सवाल होंगे, बट थोड़ा सा आपको फोकस बना के रखना। बहुत आसान सवाल था, अगर आप इसको सही से तोड़ देते तो, सही से तोड़ देते तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो एक और करके दिखाओ, बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग लगने वाला। ध्यान सारा यहां पे, फोकस पूरा यहीं पे। ये टॉपिक आपको इतना ज्यादा परेशान कर सकता है ना पीओ मेंस पेपर में। लगाओ दिमाग, लगाओ। डेटा सफिशिएंसी बतानी है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है यहां से यहां तक, और ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, उससे क्या कॉम्बिनेशन बना के आंसर निकाल सकते हो, बताओ। रश्मि प्रैक्टिस करते जाओ, फिर आपको भी इजी लगने लग जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी आते ही देखो बच्चे कैसे चले जाते हैं। 630 बच्चे थे, 596 रह गए। मतलब आप ऐसे ऐसे इंटेंशंस के साथ, ऐसे फोकस के साथ और ऐसे मन के साथ क्या आप चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे? लगता तो नहीं है। बच्चों इतना ज्यादा फोकस की कमी कैसे हो सकती है, मुझे कई बार लगता है। देखो रेड, व्हाइट, पिंक, ब्लैक, 4 तरह की बॉल्स हैं। रेड, व्हाइट, पिंक, ब्लैक। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रेड बॉल्स है 4, व्हाइट है 6, पिंक है P और ब्लैक है B, ठीक है। ये बॉल्स हैं। आपने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 रेड 2 ब्लैक बॉल निकले। ब्लैक बॉल है नहीं, वो निकालनी पड़ेगी, मतलब B की वैल्यू चाहिए। इसके अलावा P की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना तो नीचे टोटल, डिनोमिनेटर में टोटल के हिसाब से कॉम्बिनेशन लगता है, तो टोटल का सम भी चाहिए होता है। तो टोटल का सम भी चाहिए, ब्लैक बॉल्स का काउंट भी चाहिए, तो P और P दोनों की वैल्यू ही चाहिए बेसिकली आपको ये निकालने के लिए। पहली स्टेटमेंट से क्या आ रहा है आपके पास? पहली स्टेटमेंट बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ पिंक बॉल फ्रॉम द बैग इज 2/3, ठीक है। पिंक बॉल सिलेक्ट करनी है बैग से एक, तो PC1 और टोटल बॉल्स कितनी है 10 + P + B, 10 + P + B C1, so you will get P by 10 + P + B, ये आ जाएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 2/3। इसे क्या हो गया, थक गया ये,
हम नहीं थके, ये थक गया। तो इसको बच्चे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन इन पी और बी वेरिएबल। पी और बी वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, दो वेरिएबल एक सिंगल इक्वेशन। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता लग जाए, ठीक है। दूसरी से क्या मिलेगा, कह रहे कि 3 balls आर पुट इन अनदर बैग सच दैट द बैग कंटेन्स 1 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लैक बॉल, और इसकी पॉसिबल वेज हैं 96। ये तो इससे आ जाएगी वैल्यू, पिंक की वैल्यू आ जाएगी इससे, रेड व्हाइट सॉरी ब्लैक की वैल्यू आ जाएगी, रेड व्हाइट ब्लैक। तो एक रेड बॉल ली, एक व्हाइट बॉल ली, एक ब्लैक बॉल ली, तो 4 इंटू 6 इंटू बी की वैल्यू वो बोल रहा है 96 है। तो बी की वैल्यू 4 आ रही है बच्चे यहां से। ब्लैक बॉल तो इससे पता लग गई कितनी है, 4 है। मतलब इस 4 को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा ना तो मुझे पी की वैल्यू पता लग जाएगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड से तो हो सकता है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग इज 1/3। तो रेड बॉल 4C1 होता है, 4 बाय यही आ जाएगा 10 प्लस पी प्लस बी डिनोमिनेटर में, एंड दिस विल गिव यू क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू 10 प्लस पी प्लस बी, एंड पी प्लस बी ये तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। p प्लस बी इज इक्वल टू 2। एक बार इसको और कर लो सॉल्व, क्योंकि ये दोनों 2 और 3 से नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 3p इज इक्वल टू 20 प्लस 2p प्लस 2b, ठीक है, ऐसा आएगा। और ये आ जाएगा p माइनस 2b इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन इससे बन के आएगी, ठीक है। इधर b की वैल्यू अगर 4 रखते हो तो p की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। b की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी p की 28, बट इससे नहीं आ रही। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट और थर्ड को जब आप सॉल्व करोगे तो भी अगेन सेम इशू आ रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड से हो रहा है, बस फर्स्ट और सेकंड से हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट। ये ना एक नया वाला टाइप है बच्चों जिसके अंदर ना इक्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप है जिसके अंदर ना इक्वेशंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में। देखो सॉल्व नहीं करोगे तो ये होगा नहीं। ये वाला टाइप बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है p प्लस बी की वैल्यू 2 आ रही है, बट ये b को पुट करते p की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। नंबर ऑफ बॉल्स नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती हैं। इसके साथ इसको सॉल्व करके देखो, इसमें से इसको घटा दो, सो 3b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है अगेन। तो ये थर्ड जो थर्ड वैल्यू आई है ना, वो एक तरीके से नॉट वैलिड आई है। तो इसका कॉम्बिनेशन आप बना ही नहीं सकते किसी के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इज द आंसर। समझ आया? समझ गए कि नहीं समझे? बताइए। चलो एक क्वेश्चन और करो। फोकस कहां है? फोकस कहां है? जल्दी बताओ, कहीं छोड़ तो नहीं आए? अब इतना सिंपल सवाल भी आता तुम्हारे पेपर में, कई बार देखा गया। इसका आंसर कौन जल्दी से बता पाएगा? बताओ। वही एक बेसिक सी गलती होती है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। क्या बेसिक सी गलती होती है? देखो इसके अंदर पहली इक्वेशन सॉल्व करो। हम ना बस वही करते रह जाते हैं ना, कंपैरिजन। तो हमको सॉल्व करना याद ही नहीं है कैसे करते हैं। देखो प्रोडक्ट चाहिए 6 का, 3 2 6, सम चाहिए -5 का। तो -3 -2 ऐसे नंबर होंगे जिनका सम -5 आएगा, प्रोडक्ट आएगा +6। साइन रिवर्स कर दोगे, आ जाएगा +3 +2। उसके बाद अगला स्टेप होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है 2, उससे इन दोनों को डिवाइड करना होता है। कर दो।
सो यू विल गेट 3/2 एंड 1। उसने क्या बोला है, x एंड y आर इंटीजर्स, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू लोगे सिर्फ 1। ठीक है, x की वैल्यू लोगे 1। चलो बढ़िया। उसके बाद इस पे आ जाओ, प्रोडक्ट चाहिए आपको 2 इंटू 528 का, मतलब 1156 का, और डिफरेंस चाहिए आपको 1 का, फिर 1056 का, और डिफरेंस चाहिए आपको 1 का। अच्छा, ऐसा करने के लिए पता है क्या करते हैं, आप ये देखो कि इसके सबसे क्लोज स्क्वायर कौन सा है, सबसे पास में स्क्वायर कौन सा है इसका, बताओ जल्दी से। सबसे पास स्क्वायर कौन सा है इसका, 32 का स्क्वायर सबसे पास है, 1024 होता है। ये 32 और 33 के स्क्वायर के बीच में है ये, तो ये 32 और 33 का प्रोडक्ट ही होगा, चेक कर लो चाहे। ठीक है, परफेक्ट। तो 32 33 आ गई यहां से वैल्यू, सुनना मेरी बात ध्यान से, +33 -32 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साइन रिवर्स करेंगे तो -33 + 32 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद इसके कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड करेंगे ना जब इसको, तो ये तो आएगा फ्रैक्शन में, ये कट जाएगा तो 16 आ जाएगी वैल्यू। तो y की वैल्यू आ गई 16, बहुत बढ़िया। और तीसरी है z की वैल्यू, z की वैल्यू है x - y, तो ये आ जाएगी -15, 1 - 16 - 15। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है y सबसे बड़ा है, क्वांटिटी 2 सबसे बड़ी है, तो लास्ट ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्वांटिटी 2, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3 और 1 दोनों से बड़ी है। ठीक बात है, ठीक बात है कि नहीं है, बता दो। एकदम सही, एकदम मजे में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, जल्दी बताओ, देखते हैं किसका आंसर आएगा पहले। शाबाश। समझो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी चीज है इसके अंदर सीखने वाली, और ध्यान से सुनना। m से n जा रहा है ये, आप इसके अंदर कोई भी इक्वेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसके अंदर आपका टाइम ज्यादा लगेगा। रेशियो एक ऐसा अप्रोच है जो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। रेशियो एक ऐसा अप्रोच है, रेशियो से करोगे बहुत तेजी से आपका दिमाग चलता है, और रेशियो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाता है, कमजोर नहीं बनाता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक बोट चल रही है डाउन स्ट्रीम, m से n आधा डिस्टेंस जैसे ही कवर हुआ, हाफ डिस्टेंस जैसे ही कवर हुआ, हाफ मतलब 2 बराबर हिस्सों की बात कर रहा है वो। ठीक है, हाफ डिस्टेंस जैसे कवर हुआ तो उसकी जो स्पीड थी वो आधी हो गई, मतलब जिस स्पीड से वो जा रहा था, मान लो 2v की स्पीड से वो जा रहा था तो v हो गई। ठीक है, स्पीड आधी हो गई। अगर स्पीड आधी होगी बच्चों, स्पीड की रेशियो 2:1 है, डिस्टेंस तो बराबर है ना, जो डिस्टेंस यहां पे वही डिस्टेंस यहां पे, हाफ हाफ, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड की रेशियो अगर 2:1 है तो टाइम की रेशियो 1:2 हो जाएगी।
ठीक है, 1:2 हो जाएगी टाइम की रेशो। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है अगर आप देखोगे तो टाइम 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, टाइम 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। बढ़िया, अब यहां तक का डेटा था हमारे पास सारा का सारा, यहां तक इतना पता लग रहा है। अब इसने क्या कर दिया, पहली स्टेटमेंट में बता दिया टाइम टेकन बाय द लाइक टाइम टेकन टू रीच पॉइंट n इज 4.5 आवर्स द मोर देन द नॉर्मल टाइम टेकन बाय इट। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हमारी बोट खराब ना होती, 2v की स्पीड से चलती रहती, तो 1 यूनिट टाइम अगर ये डिस्टेंस कवर करने में लगा है तो 1 यूनिट टाइम ये डिस्टेंस कवर करने में लगता और टोटल टाइम 2 यूनिट लगता। मानते ये बात, टोटल टाइम 2 यूनिट लगता, बट अब कितना लग रहा है, 1 यूनिट ये डिस्टेंस कवर करने में और 2 यूनिट ये डिस्टेंस कवर करने में, मतलब टोटल 3 यूनिट टाइम लग रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, पर पहली स्टेटमेंट में दे रहा है 4.5 आवर्स एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4.5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 9 घंटे, 3 यूनिट की वैल्यू 13.5 घंटे। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे कि कितना लगता है समय, कितना लगा समय निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि स्पीड्स के रेशियो दे रहा है, बट स्पीड्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, स्पीड तो डाउनस्ट्रीम में चल रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो स्पीड आधी हो जाएगी तो स्पीड का पता लग जाएगा, डिस्टेंस नहीं पता तो टाइम नहीं निकाल सकते। अभी कह रहे डिस्टेंस बिटवीन m एंड n इज 540 किलोमीटर्स। क्या इससे कुछ कर सकते हैं, क्या इससे कुछ कर सकते हैं? 540 किलोमीटर्स है तो 128 हम इसमें से कह सकते हैं कि 270 किलोमीटर्स होगा। और स्पीड की रेशियो दे दी आपको उसने, स्पीड की रेशियो दे दी, स्पीड बता दी आपको, तो हमको तो पता है चाहे कोई मर्जी रेशियो हो, स्पीड तो आधी हो जाएगी। तो स्पीड की रेशियो तो ऑलरेडी हमें पता है कि 2:1 है, तो सेकंड और थर्ड की कॉम्बिनेशन से भी कुछ नहीं हो सकता। अगर सेकंड में वो हमको स्पीड दे देता ना तब तो हम कुछ कर सकते थे, बट उसने स्पीड नहीं दिया, स्पीड की रेशियो दे दी, तो सेकंड से कुछ नहीं हो सकता। द आंसर इज ओनली 1, द आंसर इज ओनली 1। सर स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड होगी ना? हाँ वही है डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको आप 2D मान लो, बेशक वो मैंने आपको 2v लिख दिया तो आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिख रहे होगे, तो आप d मान लो, d या कोई एक नया नंबर मान लो कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर 2x है तो यहाँ पे x हो जाएगी। तो बात वही आ जाती है, आधी हो रही है स्पीड, मेन बात ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आधी हो रही है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आधा नहीं हो रहा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ही आधी हो रही है, वो ऐसा कह रहे हैं। मजा आ रहा है बच्चों? आज अच्छा लगा आपको? आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क है आप सभी के लिए। सभी बच्चों से इस क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद है मेरी कि आप इसका आंसर मुझे जरूर बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए। ठीक है, सभी के सभी बच्चे से चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। और जो भी बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलर जो मेंस की क्लासेस में आ रहे हो उसके लिए आपको मैं कहूंगा कि मैं प्रेज करना चाहूंगा बेसिकली आपकी, कि आपने बहुत अच्छे से ये जज्बा दिखाया है मेंस की क्लासेस में आने का, क्योंकि हर एक बच्चा इतनी गट्स नहीं रखता कि वो मेंस की क्लासेस को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मेंस की क्लासेस को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाओ, ये हर एक बच्चा नहीं हिम्मत रखता। तो आपने हिम्मत दिखाई है। आपको क्लास की पीडीएफ मैं इसी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है, तो आप सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लीजिएगा, कहो तो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप बस रिवाइज जरूर करना क्लास को, एक बार जो भी आज पढ़ाया, बहुत अच्छी डीआई कराई, बहुत अच्छे अच्छे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस किए, आप रिवाइज जरूर करो। ठीक है, आप बेसिक्स पे काम करो, रेशो जो अप्रोच है ना उस पे मास्टर करो। ठीक है, उसको मास्टर करो। मैं नहीं कहता दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, बट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मोर देन 60% प्रॉब्लम्स। 60 to 70% प्रॉब्लम्स आपकी बहुत हवा में उड़ेंगी अगर आपने रेशो कर ली तो। बाकी 30% के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेशो के साथ साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, आप मेहनत करते रहिए और जितना फोकस्ड वे से आप काम करेंगे उतना आपका फायदा है। ठीक है, तो सेशन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आता है कि सर फलाने टीचर तो मुझे इस अप्रोच से कराते हैं, फलाने टीचर ने इस अप्रोच से किया है। देखो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबका अपना पढ़ाने का तरीका है। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को फॉलो करना है। आप क्वांट पढ़ रहे हैं, आपको जो टीचर का समझ आता है आप उसको फॉलो करो। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो जिस टीचर का समझ आता है उसको फॉलो करो।
एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर को फॉलो करो। एक से ज्यादा टीचर को फॉलो करोगे, टीचर का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। क्योंकि एक से ज्यादा तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हो ना, दो अलग अलग दिमागों से, तो आपको ही कंफ्यूजन बिल्डअप होगी कि अब मैं पेपर में या टेस्ट में लगाऊं तो लगाऊं कौन सा अप्रोच। और ऐसे कई सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। तो मैं नहीं कहता कि आप किस टीचर को फॉलो करो, मैं कहता हूं कि आप एक टीचर को फॉलो करो। ठीक है, आप चूज कर लो, बेस्ट है। आप एक टीचर को फॉलो करो और पूरे फोकस के साथ उस पर पूरा अपना ट्रस्ट दिखा के मेहनत करने पे जुट जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सेशन को लाइक कर दीजिएगा।